Hello guys, welcome back to the channel. So today the topic that we are going to take up is about Basel norms. So since we are covering the topic banking, so it's an important component of it, and we are going to cover all the relevant minute details, evolution कैसे हुआ, and again India में जब हम implementation की बात करते हैं तो हम उसको भी cover करेंगे, and end में obviously as we take up the prelims questions, so पीटी क्वेश्चंस भी इनमें डिस्कस करेंगे. सो फर्स्टली बेसल अकॉर्ड्स या बेसल नॉर्म्स बोलते हैं हम इनको. तो एक्चुअली है क्या ये, क्यों हम इसको लेके आए, एंड इंटरनेशनली अगेन इंटरनेशनली रेलेवेंट है या सिर्फ इंडिया के लिए रेलेवेंट है या इंडिया ने इनको इवॉल्व किया, तो ये सब समझते हैं अगर यू आर बिगिनर. सो फर्स्टली बीसी की जो बेसल अकॉर्ड्स हैं इंटरनेशनल बैंकिंग रेगुलेशंस नॉर्म्स हैं या आप बोल सकते हो स्टैंडर्ड्स हैं, बैंकिंग स्टैंडर्ड्स आप बोल सकते हो, जो इशू किए गए हैं बाय द बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन. 1988 में हमारे पास फर्स्ट सेट ऑफ बेसल नॉर्म्स 1 इशू कर दिए गए थे. सो बेसल जो है ये एक प्लेस है स्विट्जरलैंड में जहाँ पे जो बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट है वो लोकेटेड है, उनका हेडक्वार्टर जो है स्विट्जरलैंड में है. सो बेसल नेम्स कहाँ से आया, बेसल इसी जगह से नाम आया. वो कैसे आया, जब हमने देखा कि जर्मनी का जो बैंक है हर्स्टेड बैंक वो 1974 में फेल हो गया, तो जो अगेन इंटरनेशनल बैंकिंग कम्युनिटी थी उनको समझ में आया कि जो बैंक फेलियर होता है या बैंक्रप्सी जो इशू है वो एक बहुत बड़ा रिस्क है फॉर द बैंकिंग सेक्टर. उस टाइम पे ऐसे कोई नॉर्म्स या कोई स्टैंडर्ड्स नहीं थे फॉर द बैंक्स नेशनल या ग्लोबल लेवल पे जो बैंक्स को फॉलो करने पड़ते थे. तो उस टाइम पे बैंक्रप्सी सबसे पहले सामने आई, एंड तब थोड़ा कंसर्न रेज हुआ कि इसके लिए कुछ किया जाना चाहिए. तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे G10 की जो कंट्री थी लग्जमबर्ग इन स्पेन, दे वेंट टू दिस बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट जहाँ पे उन्होंने अपना ये बैंक्रप्सी से रिलेटेड या स्टेबिलिटी ऑफ बैंकिंग सिस्टम या सेफ्टी ऑफ द बैंकिंग सिस्टम के बारे में अपना कंसर्न शेयर किया, एंड फाइनली बेसल कमेटी फॉर बैंकिंग सुपरविजन बनाई गई, एंड दे केम आउट विद देयर बेसल नॉर्म्स 1 1988 में. सो ये थोड़ा सा एवोल्यूशन के बारे में चीजें थी. बेसल 2 नॉर्म्स जो थे इशू किए गए 2004 में, एंड बेसल 3 नॉर्म्स लेटेस्ट जो हमारे पास है 2010 में इशू किए गए थे. तो ग्रेजुअली इनको अपडेट किया गया एंड वी हैड डिफरेंट सेट ऑफ नॉर्म्स. सो इंडिया ने जो बेसल 3 नॉर्म्स थे हमने अडॉप्ट किए 2013 में. ऑब्वियसली आप सडनली सारे नॉर्म्स जो है उनको अडेयर नहीं कर सकते, तो आपको एक पूरा टाइम पीरियड चाहिए, एंड जो टारगेट लेवल सेट किया कि 2019 तक हम इनको कंप्लीटली इम्प्लीमेंट कर देंगे इंडिया के केस में. तो जो बेसल अकॉर्ड्स हैं 3 मेन फंक्शंस पे फोकस करते हैं. फर्स्ट है आपको कुछ अमाउंट, जो बैंकिंग सेक्टर है उनको कुछ मिनिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल रिक्वायरमेंट मेंटेन करनी पड़ेगी. सेकेंडली सुपरवाइजरी रिव्यू ऑफ कैपिटल एडिक्वेसी, जब हम यहाँ पे क्वालिटी की बात करते हैं तो वो करना इंपॉर्टेंट है पीरियोडिकली. एंड थर्ड इज मार्केट डिसिप्लिन. सो बेसल 1 नॉर्म्स को अगर हम डिटेल में लेते हैं 1988 में इनको इशू किया गया, तो इनका मेन फोकस जो था वो क्रेडिट रिस्क के ऊपर था. तो क्रेडिट रिस्क पॉसिबिलिटी बेसिकली मीनिंग अगर हम बात करें कि क्रेडिट रिस्क होता क्या है, तो सपोज बोरोवर है एंड वो टाइमली रीपेमेंट नहीं कर रहा है ईएमआई की, उसकी वजह से क्रेडिट रिस्क एसोसिएटेड होता है किसी भी लोन के साथ जो बैंक देता है बोरोवर को, तो इसे हम बोलते हैं क्रेडिट रिस्क. तो मेन फोकस बेसल नॉर्म्स का था क्रेडिट रिस्क के ऊपर. सो डिफाइन किए गए कि कुछ कैपिटल और जो स्ट्रक्चर है रिस्क वेटेड बैंक्स या रिस्क वेटेड एसेट्स बोल सकते हो. एसेट बैंक के लिए क्या होता है, लोन्स जो बैंक देते हैं. तो अगेन जो लोन्स बैंक देते हैं उसके साथ कुछ रिस्क एसोसिएटेड है, तो कुछ अमाउंट ऑफ रिस्क वेट एसोसिएट किया गया विद देम, एंड मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट सेट की गई, वो फिक्स की गई 8% ऑफ द रिस्क वेटेड एसेट्स. तो एसेट्स जो है बैंकिंग सेक्टर के पास उनके साथ जो रिस्क एसोसिएटेड है कुछ वेट असाइन किया गया, एंड वी केम आउट विद दिस कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जो एज पर बेसल 1 नॉर्म्स आपको 8% पे मेंटेन करना इंपॉर्टेंट होगा. 8% ऑफ व्हाट, जो बैंक्स लोन देते हैं उसका 8% अमाउंट बैंक्स को अपने पास मेंटेन करना पड़ेगा एज अ सेफ्टी मेजर. सो इट मींस कि जो एसेट्स हैं बैंक्स देता है, लोन्स देता है, उनके डिफरेंट रिस्क प्रोफाइल्स है, तो अकॉर्डिंगली एज पर द रिस्क आपको
मेंटेन करना पड़ेगा 8% ऑफ CAR. सो इंडिया ने बेसल 1 जो गाइडलाइंस थी 1999 में भी अडॉप्टेड देम. कमिंग टू बेसल 2 नॉर्म्स जो 2004 में अपडेटेड फॉर्म ऑफ बेसल 1 नॉर्म्स को आप बोल सकते हो. बेसल 2 नॉर्म्स हम लेके आए 2004 के अंदर. सो यहाँ पे जो कैपिटल एडिक्वेसी रिक्वायरमेंट्स थी उसको 8% लेवल ऑफ द रिस्क वेटेड एसेट्स आपको मेंटेन करना इंपॉर्टेंट था. तो CAR बेसिकली मेन पर्पस ये था कि हेल्थ ऑफ द बैंकिंग जो बैंकिंग सेक्टर है, फाइनेंशियल सिस्टम है, उसको असेस करना. क्या बैंक्स कितना मतलब कितनी डिग्री ऑफ लॉस को डील कर सकते हैं, इसको समझना हमें कैपिटल एडिक्वेसी रिक्वायरमेंट के थ्रू और आसान हो गया. तो हम बोल सकते हैं इम्पोर्टेंस क्या है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो की, या इसके पीछे का पर्पस क्या है. तो यहाँ 2 मेन पर्पस जो हमने अभी देखे. सो एज पर द RBI नॉर्म्स की अगर हम बात करें तो इंडिया में जो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स हैं उनको कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो 9% पे मेंटेन करना जरूरी है, और जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उनके लिए CAR 12% रेट पे है. तो अगेन अगर हम इंडियन बैंक्स की परफॉर्मेंस की बात करें तो आप बोल सकते हो कि इंडिया में ज्यादा रेट क्यों मेंटेन करना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे आप ये बोल सकते हो कि जो रिस्क है वो ज्यादा है, तो इसलिए हायर अमाउंट मेंटेन करना इंपॉर्टेंट हो जाता है. बट जो बेसल नॉर्म्स है उसके अकॉर्डिंग आपको 8% मेंटेन करना इंपॉर्टेंट. तो ये ग्लोबल स्टैंडर्ड है, तो बाकी कंट्रीज में इट माइट बी पॉसिबल कि उनके लिए 8% का जो लेवल है वो एडिक्वेट लेवल होगा. कैलकुलेशन की बात करते हैं तो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, टोटल अनइम्पेयर्ड कैपिटल फंड्स डिवाइड करते हैं टोटल रिस्क वेटेड एसेट्स मल्टीप्लाइड विद 100. तो जो टोटल अनइम्पेयर्ड बेसिकली कैपिटल फंड्स हैं, अब इस स्पेलिंग इज रॉन्ग, अनइम्पेयर्ड कैपिटल फंड्स में इट इंक्लूड्स टायर 1 कैपिटल, टायर 2 एंड एडिशनल टायर 1 कैपिटल, एंड उसको डिवाइड कर दीजिए आप टोटल रिस्क वेटेड एसेट्स. सो टायर 1 कैपिटल आप जो कोर कैपिटल होता है, जो इक्विटी कंपोनेंट है दैट इज देयर. टायर 2 इज डिबेंचर्स, एंड एडिशनल टायर 1 है जो डिबेंचर्स बेसिकली कन्वर्ट की जाती है टू इक्विटी. दीज आर बेसिकली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स. Convertible debentures are part of additional tier 1 capital. तो इनकी अगेन वैल्यूज आप पुट करके आपको कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो मिल जाएगा. देन जो बाकी 2 कंपोनेंट्स थे यहाँ पे हम अभी बात ही कर रहे हैं, बेसल 2 नॉर्म्स ही कंटिन्यू कर रहे हैं जो 2004 में इशू किए गए थे. सो फर्स्ट कंपोनेंट जो हमने अभी समझा दैट वाज कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो. सेकंड कंपोनेंट है सुपरवाइजरी रिव्यू. तो इसमें अकॉर्डिंगली मतलब सुपरविजन वाला फंक्शन की हम बात कर रहे हैं. बैंक्स दे हैड टू बेसिकली डेवलप या ऐसे रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक्स को यूज करना, जब हम बात करते हैं मॉनिटरिंग या मैनेजिंग 3 टाइप्स ऑफ रिस्क दैट अ बैंक फेसेस. बैंक 3 टाइप के रिस्क फेस करता है. क्रेडिट रिस्क होता है जो लोन्स के साथ एसोसिएटेड है, मार्केट रिस्क, मार्केट में सडनली ऐसे कोई न्यूज आ जाए, ऑपरेशनल रिस्क. तो ऑपरेशनल रिस्क बेसिकली वी कैन एसोसिएट विद द प्रैक्टिसेस या एथिकल बैंकिंग प्रैक्टिसेस, अगर आप अडेयर कर रहे हो या नहीं अडेयर कर रहे हो, तो जो रिस्क एसोसिएटेड है उसको आप ऑपरेशनल रिस्क बोल सकते हो. एंड ये हो गया सुपरवाइजरी रिव्यू के अंदर. थर्ड जो मेन फंक्शन था मार्केट डिसिप्लिन के अराउंड, तो दिस नीड्स इंक्रीज डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट. सो पीरियोडिक डिस्क्लोजर करना इंपॉर्टेंट है. आप फाइनेंशियल ऑडिट्स की बात कर सकते हो, बैलेंस शीट्स जो प्रैक्टिसेस हैं दैट इज अ पार्ट ऑफ इट. सो बैंक्स दे नीड टू मैंडेटोरली डिस्क्लोज उनका कितना CAR रेशियो मेंटेन कर रहे हैं, रिस्क एक्सपोजर कितना किसी पर्टिकुलर बैंक का, तो ये उनको टाइमली डिस्क्लोज करना पड़ेगा टू द सेंट्रल बैंक व्हिच इज RBI इन केस ऑफ इंडिया. सो दिस इज पार्ट ऑफ द मार्केट डिसिप्लिन. तो बेसिकली जो डिपॉजिटर्स हैं उनको पता होना चाहिए कि अगर वो किसी बैंक अकाउंट में अपना पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं तो बैंक की हेल्थ कैसी है. तो यहाँ पे आ जाता है ट्रांसपेरेंसी वाला एलिमेंट, एंड कहीं ना कहीं हम अकाउंटेबिलिटी भी बोल सकते हैं. ऑलराइट, सो इसीलिए मार्केट डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट है. आई होप सो फार थिंग्स आर क्लियर टू यू. अब हम आते हैं बेसल 3 नॉर्म्स जो 2010 में
इशू किए गए। तो इसमें अगेन दीज वर इशूड आफ्टर, या बोल सकते हो एज अ रिस्पॉन्स तो जो हमने फाइनेंशियल क्राइसिस देखी ड्यूरिंग 2008-9, जिसको हम बोलते हैं ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। सो नीड वाज फेल्ट कि बैंकिंग सिस्टम, अगेन अगर हम फाइनेंशियल क्राइसिस देखने को मिला दैट टू इतना मेजर लेवल पे, तो बैंकिंग सिस्टम जो फाइनेंशियल सिस्टम है ग्लोबली उसको और स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। स्पेसिफिकली ऐसी कंट्रीज में जहाँ पे वी सी दे आर अंडर कैपिटलाइज्ड कैपिटल, या फिर आप लिक्विडिटी की बात करोगे देयर शॉर्टेज ऑफ लिक्विडिटी, लिक्विडिटी क्राइसिस है, या ओवर लेवरेज्ड है, या दे हैव ग्रेटर रिलायंस ऑन शॉर्ट टर्म फंडिंग। तो ये कुछ आप बोल सकते हो ये 3 मेजर रिस्क हैं जो आइडेंटिफाई किए गए पोस्ट दिस फाइनेंशियल क्राइसिस, एंड it was felt कि we need to further strengthen the financial system. So it was also felt कि जो quantity और quality of capital है under the Basel II, they were deemed insufficient to contain any further risk. तो again it was felt कि Basel II norms को रिवाइज करने की जरूरत है। उस टाइम पे जो सपोज CAR था 8% पे, तो वो इतना बेसिकली इट वाज फेल्ट कि दिस इज इनसफिशिएंट टू मीट जो आने वाले टाइम में रिस्क एसोसिएटेड हो सकते हैं विद द बैंकिंग सेक्टर, एंड दे वर एम टू प्रमोट मोर रेजिलिएंट बैंकिंग सिस्टम। तो फोकस किया गया 4 मेजर बैंकिंग पैरामीटर्स में जो थे कैपिटल, लेवरेज, फंडिंग एंड लिक्विडिटी ऑफ द बैंकिंग सिस्टम। तो बेसल 3 नॉर्म्स में इन 4 पैरामीटर्स पे फोकस किया। अब इनको हम सिंगल हैंडेडली लेके देखते हैं। तो कैपिटल की जब हम बात करते हैं तो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जो था उसको रिवाइज किया गया कि आपको 12.9% का CR रेशियो मेंटेन करना इंपॉर्टेंट होगा, एंड जो मिनिमम टायर 1 कैपिटल रेशियो था और जो मिनिमम टायर 2 कैपिटल रेशियो था वो आपको मेंटेन करना पड़ेगा 10.5% एंड 2% द रिस्क वेटेड एसेट्स रिस्पेक्टिवली। सो एक ये हम बोल सकते हैं अपडेट रहा in the Basel III norms regarding capital. In addition, जो banks थे उनको maintain करना पड़ा कुछ amount of capital conservation buffer of around 2.5%, and साथ ही साथ counter cyclical जो buffers थे वो भी maintain करने पड़े between the range of 0 to 2.5%. तो counter cyclical buffers का meaning क्या होता है? यहाँ पे term आप देख रहे हो, पहला जो term है counter cyclical. Suppose यहाँ पे हम basically बात कर रहे हैं business cycles की, and for example hypothetical example अगर आप सोचो suppose a country is heading towards depression, तो डिप्रेशन से बाहर आने के लिए इसको काउंटर करने के लिए जितना अमाउंट ऑफ कैपिटल चाहिएगा उसको हम बोलते हैं काउंटर साइक्लिकल बफर। मतलब सपोज कंट्री बूस्ट वाली स्टेज में है, उस टाइम पे बैंकिंग सेक्टर स्ट्रांग है, इट इज परफॉर्मिंग इन अ हेल्दी मैनर, ग्रोथ हो रही है बहुत ज्यादा, तो उस टाइम पे आप कुछ अमाउंट ऑफ कैपिटल एज अ बफर कैपिटल मेंटेन करोगे जो आपको बुरे समय में काम आ सकता है, सपोज ड्यूरिंग डिप्रेशन, या आप रिसेशन की भी बात कर सकते हो। तो इस सिचुएशन से निकलने के लिए आपको जो कैपिटल चाहिएगा उसको आप बोलते हो बफर कैपिटल या काउंटर साइक्लिकल बफर मेंटेन करना। बट इंडिया के केस में जब हम काउंटर साइक्लिकल बफर्स मेंटेनेंस की बात करते हैं तो आरबीआई ने ये प्रपोज किया कि 2015 में एज अ पार्ट ऑफ बेसल 3 रिक्वायरमेंट्स इंडिया में एक्चुअली वी डोंट रिक्वायर टू मेंटेन दीज काउंटर साइक्लिकल बफर्स। सो इंडिया में इसका जो रेट था इट वाज केप्ट एट 0% एवर सिंस, एंड उसके बाद भी कोई ऐसे चेंजेस नहीं किए गए हैं ऑफ लेट। सो 2015 से जो हमारा काउंटर साइक्लिकल बफर था वो हम 0% पे ही मेंटेन करके चल रहे हैं, बिकॉज और बहुत सारे ऐसे नॉर्म्स हैं जो हमें अडेयर करना इम्पोर्टेंट है, एंड उसकी वजह से अगेन आपको ये भी देखना है कि बैंक्स के ऊपर कितना प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। क्या बैंक्स इतना प्रेशर हैंडल कर सकते हैं कि वो अब एडिशनल बफर या काउंटर साइक्लिकल बफर भी मेंटेन करने की सिचुएशन में है या नहीं। प्लस अगर आप परफॉर्मेंस की बात करेंगे ऑफ द इंडियन बैंकिंग सिस्टम तो वो भी आपको देखनी इंपॉर्टेंट है, उसको आप असेस करोगे कि वेदर इट इज रिक्वायर्ड और नॉट इन केस ऑफ इंडिया। दिस इज द सेकंड
पार्ट लेवरेज की हम बात करें तो लेवरेज रेट जो था वो आपको 3% पे मेंटेन करना इंपॉर्टेंट था। सो लेवरेज रेट जो होता है वो रेशियो बैंक्स टायर 1 कैपिटल है, उसको आप डिवाइड करोगे विद दिस एवरेज टोटल कंसोलिडेटेड एसेट्स एंड यू विल मल्टीप्लाई इट विद 100, तो यू विल गेट दिस लेवरेज रेशियो एंड इसको आपको मेंटेन करना था 3% के लेवल पे। थर्ड, लिक्विडिटी एंड फंडिंग की अगर हम बात कर रहे हैं व्हिच इज द नेक्स्ट कंपोनेंट। सो लिक्विडिटी कवरेज रेशियो जो है इट रिक्वायर्स द बैंक्स टू होल्ड कुछ अमाउंट ऑफ बफर ऑफ हाईली लिक्विड एसेट्स। तो हाईली लिक्विड एसेट्स के क्या एग्जांपल है? सबसे पहले तो कैश, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, तो ये बैंक्स को मेंटेन करना पड़ेगा लिक्विडिटी कवरेज रेशियो के अंडर। तब मतलब बेसिकली सपोज ऐसा कोई शॉर्ट टर्म स्ट्रेस आ जाता है सडनली, तो उस सिचुएशन को डील करने के लिए आपको लिक्विडिटी कवरेज रेशियो कुछ अमाउंट का मेंटेन करना इंपॉर्टेंट है। प्रिवेंट द सिचुएशन लाइक बैंक रन्स। तो यहाँ पे गोल ये था कि बैंक्स के पास इतना लिक्विडिटी अवेलेबल होनी चाहिए कि वो बेसिकली 30 डेज के बेसिस पे स्ट्रेस सिनेरियो अगर ऐसा कोई हो उसको वो डील कर सके। तो इतनी लिक्विडिटी कि वो 30 डेज तक फंक्शन कर सके अच्छे से, इतनी लिक्विडिटी बैंक्स के पास होनी चाहिए। सो इंश्योरिंग कि बैंक्स हैव सफिशिएंट फंड्स टू मीट एनी शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी डिस्ट्रप्शंस। तो लिक्विडिटी कवरेज रेशियो मेंटेन करना वाज इम्पोर्टेंट। So banks, they're required to hold an amount of highly liquid assets. Examples मैंने शेयर करी, cash, government bonds, equal to या greater than their net cash outflow over a 30 days of period. And यहाँ पे जो liquidity coverage ratio का percentage maintain करना important है, that is 100%. 100% for 30 days. तो डेडलाइन जो इम्प्लीमेंटेशन की थी बेसल 3 नॉर्म्स के इंडिया में, हमारा मेन टारगेट था कि 2019 तक हम इसको कम्प्लीटली इम्प्लीमेंट कर देंगे, बट उसको पोस्टपोन कर दिया गया मार्च 2020 तक। एंड अगेन 2020 में वी हैड द कोरोना वायरस, तो आरबीआई ने इसको फर्दर डेफर कर दिया अप टिल 6 मंथ्स। कमिंग टू द क्वेश्चंस नाउ, तो बेसल नॉर्म्स जो हैं वो बैंक्स के द्वारा, कमर्शियल बैंक्स के द्वारा उनको फॉलो क्यों करते हैं? तो क्या वो रिस्ट्रिक्शन ऑन बोनस पेमेंट के लिए है या रिस्क मैनेजमेंट के लिए, adoption of international accounting standards and none of the above? तो here the answer is risk management के लिए बेसल नॉर्म्स फॉलो करना इंपॉर्टेंट है। Second, which aspect of the financial system do the Basel norms focus on? Which aspect financial system का Basel norms किस चीज को फोकस करता है? तो इंश्योरेंस के लिए है या बैंकिंग, शेयर मार्केट के लिए, कमोडिटी मार्केट? तो है द करेक्ट आंसर इज फॉर द बैंकिंग सिस्टम। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट, फाइनेंशियल सेक्टर बेसल 3 नॉर्म्स जो हैं, अगेन यहाँ पे इन अ वे डेफिनेशन पूछी गई है। तो यहाँ पे आंसर है बैंकिंग सेक्टर के लिए उनकी रेगुलेशन, सुपरविजन, रिस्क मैनेजमेंट के लिए वी हैड बेसल 3 नॉर्म्स। सो दिस इज द आंसर। यहाँ पे आप देख सकते हो ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए नहीं है, गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस के लिए नहीं है बेसल नॉर्म्स, फार्मिंग सेक्टर के लिए भी बेसल नॉर्म्स नहीं है। So it is for the banking sector's regulation, supervision and maintaining their good health. Last question is, which among the following risks are covered under Basel 2 norms? तो कौन कौन से रिस्क है ये हमने अभी जस्ट कवर किया। क्या मार्केट रिस्क है? यस। क्रेडिट रिस्क भी है, ऑपरेशनल रिस्क भी है, तो तीनों कंपोनेंट है। आंसर बिकम्स ऑप्शन नंबर 4. So that's all, and thank you so much for joining us in this session. If you have any kind of doubt, you can leave that in the comment section. And do subscribe to the channel. Stay tuned for further videos.